नमस्कार, शाम के 7 बज चुके। पूजा पांडे के साथ आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा न्यूज बुलेटिन देश प्रदेश। बुलेटिन के अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की वो तमाम बड़ी और जरूरी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच मचे घमासान से दुनिया भर में उपजे ऊर्जा संकट के दौर में भारत की तैयारियों की जुड़ी खबर के साथ। पेट्रोलियम मंत्रालय ने आज एक बयान जारी कर कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। कि वेस्ट एशिया क्राइसिस को स्टार्ट हुए 81 दिन से अधिक हो चुके हैं और हमारे इंपोर्ट्स उससे अफेक्ट हुए हैं, परंतु भारत सरकार ने सभी संभव स्टेप्स लिए हैं ताकि जो आम जनता है उसको कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। वेस्ट एरिया में अमेरिका और ईरान के बीच मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों के रवैये के चलते युद्ध विराम की शर्त को वेंटिलेटर पर पड़े देखा जा सकता है। ऐसे में कहना बहुत मुश्किल है कि अपनी अपनी शर्तों पर अड़े दोनों देशों के बीच युद्ध बंद करने का फैसला कब तक होता है। लेकिन युद्ध के इन हालातों में तेल जरूरतों को पूरा करने वाला होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से पूरी दुनिया के सामने तेल गैस का संकट गहराता जा रहा है। एनर्जी क्राइसिस का असर दुनिया भर के तमाम देशों पर देखने को मिला है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार उठाए गए कदमों ने भारत पर इसके असर को जरूर कम किया है। यही वजह है कि दुनिया भर में एनर्जी की किल्लत के बीच भी भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार बना हुआ है। हमारे पास सफिशिएंट सप्लाईज हैं, क्रूड हो, नेचुरल गैस हो, पेट्रोल हो या डीजल हो। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा का ये बयान सिर्फ भारत की ऊर्जा तैयारियां ही नहीं बता रहा, बल्कि भारत विरोधी एजेंडे को भी ध्वस्त कर रहा है। दरअसल हाल ही में निक्केई एशिया ने एक रिपोर्ट जारी कर ये दावा किया था कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण भारत को हर दिन एलपीजी की आपूर्ति में लगभग 4 लाख बैरल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट के बाद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने साफ कर दिया है कि भारत के पास एलपीजी की कोई कमी नहीं है, बल्कि एलपीजी के घरेलू उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही। जहां एक और सरकार ने देश में एलपीजी की भारी कमी की रिपोर्टों को खारिज किया है, तो वहीं पेट्रोल डीजल की किल्लत की खबरों पर तेल कंपनियों ने तस्वीर साफ की है। एचपीसीएल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ये कहा है कि तेल सप्लाई में रुकावट की खबरें गुमराह करने वाली हैं। एचपीसीएल के रिटेल आउटलेट्स पर सप्लाई नॉर्मल है, बिना रुकावट ऑपरेशन सुनिश्चित किया जा रहा है। कंपनी ने लोगों से घबराहट में खरीदारी से बचने और सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। अब खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां गुरुवार को सीएम योगी ने इन्वेस्ट यूपी से जुड़े विषयों की समीक्षा की। इसके तहत सरकार राज्य में 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश को औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ में इन्वेस्ट यूपी की बैठक में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी जीबीसी 5.0 की विस्तृत समीक्षा की। इसके तहत सरकार राज्य में 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि जीबीसी 5.0 के तहत प्रदेश के हर जनपद में निवेश होना चाहिए ताकि क्षेत्रीय असमानता दूर हो और स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर लोगों की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री के समक्ष जीबीसी के दौरान पूरे आयोजन का विस्तार से ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। इसमें स्टेज डिजाइन से लेकर पाथवे, एग्जीबिशन लेआउट को भी प्रस्तुत किया गया। एग्जीबिशन को 8 जोन में विभाजित किया गया है। पहला जोन वाई यूपी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के बदले परिदृश्य को विस्तार से दिखाया जाएगा। दूसरे जोन में इंफ्रास्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, जोन 3 में डिफेंस व एरोस्पेस, जोन 4 में ईवी एवं ग्रीन एनर्जी सस्टेनेबिलिटी, जोन 5 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जोन 6 में टेक्सटाइल्स, जोन 7 में टूरिज्म तथा जोन 8 में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में यूपी में आए सार्थक बदलाव को विस्तार से प्रदर्शित किया जाएगा।
इसके अलावा जिन प्रोजेक्ट्स में वर्षों पूर्व भूमि आवंटित हुई पर निवेश नहीं हुआ, उनकी अद्यतन जानकारी हासिल की जाए। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब अपनी पुरानी पारंपरिक औद्योगिक छवि को पीछे छोड़ चुका है। यूपी अब डिफेंस, ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का राष्ट्रीय हब बनकर उभर रहा है। आखिर किस सेक्टर और देश से आ रहा है कितना निवेश, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डेस्क 8,050 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश आवेदन मिले। जीसीसी डेस्क 2,487 करोड़ रुपए के निवेश मिले। स्टील एंड सीमेंट डेस्क 12,232 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। टेक्सटाइल्स व ऑटोमोबाइल डेस्क 1,321 करोड़ रुपए और 722 करोड़ रुपए का निवेश। जापान कंट्री डेस्क 50,000 करोड़ रुपए के संभावित निवेश प्रस्ताव। सिंगापुर कंट्री डेस्क 40,000 करोड़ रुपए का संभावित निवेश। जर्मनी और यूके से 5,000 करोड़ रुपए, यूएई से 2,074 करोड़ रुपए और दक्षिण कोरिया से 1,600 करोड़ रुपए के संभावित निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश की नई औद्योगिक और एफडीआई नीति न सिर्फ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी, बल्कि वैश्विक निवेशकों के लिए यूपी को पहली पसंद बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बंगाल के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों और मदरसों में क्लास शुरू होने से पहले प्रार्थना के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की धरती का चाहे स्कूल हो या फिर मदरसा, अब से वहाँ सुबह की शुरुआत का नजारा कुछ ऐसा ही दिखेगा। देशभक्ति की भावना से लबरेज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की गूंज अब बंगाल के शैक्षिक संस्थानों से होकर वहाँ की फिजाओं में घुलने जा रही है। पश्चिम बंगाल की नई नवेली सरकार ने इस चीज की पुख्ता तैयारी भी कर ली है। राज्य की शुभेंदु सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के साथ साथ अब सभी सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों में भी क्लास शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया। मदरसा शिक्षा निदेशालय की तरफ से आदेश जारी किया गया। आधिकारिक आदेश में साफ कहा गया है कि पुराने सभी नियमों और प्रथाओं को रद्द करते हुए ये नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। आदेश के मुताबिक ये नियम सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त मदरसों पर तुरंत लागू होगा। नए आदेश के बाद अब क्लास शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना सभा, असेंबली में वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। आदेश के मुताबिक अब सभी मदरसों को इस आदेश को लागू करने के बाद इसकी रिपोर्ट भी विभाग को सौंपनी होगी। इससे पहले मदरसों में सुबह की प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान जन गण मन और कवि गुलाम मुस्तफा का अनंत असीम प्रेम में तुमी बांग्ला गीत गाया जाता था। वहीं वंदे मातरम को अनिवार्य करने को लेकर लिए गए बंगाल सरकार के फैसले पर सियासत भी तेज होती दिखाई दे रही है। 100 साल से हम ये गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको हमारे ऊपर न थोपे, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल जो एक हर रिलीजन के लोगों को फंडामेंटल राइट दिया गया वो उसका उल्लंघन है। लिहाजा इसको हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से भी जो है हम ये गुजारिश करते हैं कि अपने इस फैसले को से जो है वो पीछे हटे, अपने इस फैसले को वापस ले। हम मुसलमान जो है साफ लफ्जों में कहते हैं हम इसको हरगिज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये विरोध करने वाले तुष्टिकरण की बात करते हैं और पश्चिम बंगाल की धरती से तो वंदे मातरम गाया गया था राष्ट्रगीत, वहां तो पहले से अनिवार्य होना चाहिए। जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए इस गीत के माध्यम से हमारे क्रांतिकारियों में ऊर्जा भरने का जो काम किया था और आज उस गीत को गाने में उनको परहेज लगता है या जो विरोध करने की बात करते हैं उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। इससे पहले सीएम शुभेंदु अधिकारी ने 14 मई को स्कूल शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य किया था और अब इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए इसे मदरसों पर भी लागू कर दिया गया है, जिस पर राज्य में सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि वंदे मातरम पर उपजा ये विवाद कहां जाकर थमता है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अब विद्यार्थियों को एक जैसा ड्रेस कोड में नजर आना पड़ सकता है। यूपी के राज्यपाल और राज्य विश्वविद्यालयों की चांसलर आनंदीबेन पटेल ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में यूनिफॉर्म व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों के लिए एक समान ड्रेस कोड लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।
राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों की चांसलर आनंदीबेन पटेल ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में यूनिफॉर्म व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। जनभवन में बुधवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान राज्यपाल ने ये निर्देश जारी करते हुए कहा कि इस पहल का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन, समानता और एकरूपता को बढ़ावा देना है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें अपने मुख्य विषयों के अलावा योग, चित्रकला और अन्य व्यवहारिक कौशलों की भी जानकारी देनी चाहिए। यूपी के सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में यूनिफॉर्म अनिवार्य। राज्यपाल के निर्देश के बाद संस्थान तय करेंगे ड्रेस कोड। कैंपस में एकरूपता लाने के लिए ये फैसला लिया गया है। छात्र अब तय यूनिफॉर्म में कॉलेज आएंगे। समय पर क्लास और अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश दिए गए। छात्राओं के लिए रोजगार परक वोकेशनल कोर्सेज शुरू होंगे। जीएसटी, अकाउंटेंसी, ब्यूटिशियन और मेहंदी जैसे कोर्स शामिल किए जाएंगे। छात्रों की शिकायतों के लिए विशेष कमेटी बनेगी। डिजिटल लाइब्रेरी और दुर्लभ पुस्तकों के डिजिटलीकरण पर जोर दिया गया। यूनिफॉर्म पॉलिसी अच्छी है क्योंकि इसमें बच्चों में समानता का भाव आता है और कहीं भी कहीं दिखावा या ऐसा पहनावा जो कि हर एक जना उस दौड़ में नहीं दौड़ पाता हो, हर वर्ग का आदमी नहीं दौड़ पाता हो, तो समानता जरूरी है। और स्टूडेंट एक यूनिफॉर्म पॉलिसी में वाले वर्ग है, एक होमोजीनियस बॉडी है, तो वहाँ पर ये ज़रूरी भी है कि आपस में कहीं भेदभाव ना पैदा हो, कहीं हीन भावना या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना पैदा हो, इसीलिए यूनिफॉर्म आवश्यक है। इतना ही नहीं, राज्यपाल ने जैविक खेती को बढ़ावा देने और छात्रों को अपनी जमीन पर जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने संस्थानों को निर्देश दिया कि वो छात्रों को विषय चुनने की स्वतंत्रता दें और बहुविषयक तथा मल्टीटास्क लर्निंग पर ध्यान केंद्रित करें। जिन कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है, वहां उन्होंने ऑनलाइन टीचिंग व्यवस्था करने और अन्य संस्थानों से सहयोग लेने का आह्वान किया। राज्यपाल ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया कि वो खाली पदों को जल्द से जल्द भरें और शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें। मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में बुधवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुई झड़प के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि पुलिस पर पथराव करने से पहले बड़ी साजिश को प्लान किया गया था। इस रिपोर्ट में जानिए पूरा मामला। बुलडोजर के प्रहार के बीच पत्थरबाजों के अचानक हुए हिंसक पलटवार की ये तस्वीरें माया नगरी मुंबई से हैं, जहां बीते दिन बांद्रा ईस्ट इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई उस वक्त अचानक हिंसक मोड़ ले बैठी जब गरीब नगर इलाके में रेलवे की जमीन खाली कराने पहुंची टीम पर उपद्रवियों की ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गयी। माहौल उस वक्त और बिगड़ गया जब पुलिस के बार बार समझाने पर भी उपद्रवियों की ओर से हो रही पत्थरबाजी का दौर नहीं थमा। पत्थरबाजी से इलाके में मची अफरा तफरी के दौरान कई पुलिस वालों को खून से लहूलुहान दिखा गया। लिहाजा हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए करीब 150 उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही 16 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आइए अब जान लेते हैं इलाके में ये बुलडोजर एक्शन क्यों हो रहा था और इस दौरान विवाद क्यों हुआ था। ये घटना 20 मई को बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास गरीब नगर इलाके में गैर कानूनी स्ट्रक्चर हटाने के एक ऑपरेशन के दौरान हुई थी। ये कार्रवाई कोर्ट के आदेशों और तोड़फोड़ के तय शेड्यूल से जुड़े निर्देशों के बाद की जा रही थी। अधिकारियों ने ऑपरेशन के दौरान मुंबई पुलिस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF), होमगार्ड और दूसरे स्टाफ को तैनात किया था। दावा है कि इसी दौरान यहां बुलडोजर एक्शन को लेकर झूठी अफवाहें फैलाई गई। रील बनाकर वीडियो सर्कुलेट किया गया जिसमें कहा गया कि सिर्फ मस्जिदों को गिराया जा रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद मस्जिद के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई और हंगामा करने लगी। जब अधिकारी तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे थे तो मौके पर लगभग 100 से 150 लोगों की भीड़ जमा हो गई और विरोध करने लगी। इस अफरा तफरी के दौरान साइट पर मौजूद पुलिस वालों और अधिकारियों पर पत्थर और दूसरी चीजें फेंकी गयी। इस घटना में कई पुलिस वाले घायल हो गए जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया।
इस पूरे मामले में अब पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। उपद्रव में शामिल पत्थरबाजों को घर घर से ढूंढकर निकाला जा रहा है। वहीं बीते दिन हुई इस घटना के बाद गुरुवार को इलाके में माहौल शांतिपूर्ण रहा, जहां प्रशासन की टीमों ने बचे हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया। देश प्रदेश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। Hi sir, can I take your order? Cold coffee for me. French fries. कैपुचिनो, क्रिस्पी बर्गर। Your total is 723. यूपीआई हम तुझे ऑनलाइन कर देंगे। निकालेगा? हाँ है। Sorry sir, no change. क्या यार, अभी भी कैश पे अटका है? चेंज किया था, चेंज कर। डिजिटल पेमेंट सीख। नेक्स्ट तेरी ट्रीट। भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है, जिसके तहत 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है। इस आयोग का अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह को बनाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की आहट के साथ ही सरकार ने अपनी प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य में पिछड़ों के हक और सटीक आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए नए ओबीसी आयोग के गठन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस आयोग की कमान इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज राम अवतार सिंह को सौंपी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2023 में हुए नगरीय निकाय चुनावों के दौरान बने पिछड़ा वर्ग आयोग के भी वो अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके इसी तजुर्बे को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। यूपी पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण तय करेगा आयोग। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष बने रिटायर्ड जज राम अवतार। 2023 में निकाय चुनाव के लिए बने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी थे राम अवतार। 5 सदस्यीय आयोग में 4 सदस्य भी किए गए नियुक्त। आयोग में एडीजे ब्रजेश कुमार और संतोष विश्वकर्मा सदस्य बने। रिटायर्ड आईएएस अरविंद चौरसिया और एसपी सिंह भी सदस्य बनाए गए। आयोग का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 6 माह तक रहेगा। नियम के मुताबिक इस आयोग को अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से ठीक 6 महीने के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। आयोग की ये फाइनल रिपोर्ट नवंबर 2026 तक आ जानी चाहिए, जिसके बाद ही उत्तर प्रदेश की पंचायतों में ओबीसी सीटों का आरक्षण फाइनल किया जाएगा। साफ है कि सरकार बिना किसी कानूनी अड़चन के पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना चाहती है और ये आयोग उसी दिशा में पहला और सबसे मजबूत कदम है। देश प्रदेश में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारत में इबोला वायरस को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। डीजीएचएस ने देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत में अभी तक इबोला का एक भी मामला सामने नहीं आया है और देश को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाया गया है। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। अफ्रीका के कई देशों में तेजी से बढ़ते इबोला वायरस के मामलों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इबोला संक्रमण को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किए जाने के बाद भारत भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने एहतियाती कदम तेज कर दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देश पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने गुरुवार को देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत DR कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान जैसे हाई रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों की सख्त निगरानी और स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए गए हैं। डीजीएचएस ने अपनी एडवाइजरी में और क्या-क्या निर्देश दिए हैं, आइए जानते हैं।
एडवाइजरी में DR कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान से आने वाले यात्रियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। यदि किसी यात्री में इबोला वायरस के लक्षण दिखाई दें तो उन्हें इमिग्रेशन क्लियरेंस से पहले एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर या हेल्थ डेस्क को तुरंत रिपोर्ट करना होगा। जो यात्री किसी संदिग्ध या पुष्ट इबोला मरीज के खून या शारीरिक तरल पदार्थ के सीधे संपर्क में आए हैं, उन्हें तुरंत अपनी स्क्रीनिंग करानी होगी। भारत आने के 21 दिनों के भीतर अगर किसी यात्री में इबोला के लक्षण विकसित होते हैं तो उन्हें बिना किसी देरी के डॉक्टर से संपर्क करना होगा और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री अनिवार्य रूप से बतानी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि शुरुआती लक्षणों को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। इबोला एक गंभीर वायरल संक्रमण है जो संक्रमित व्यक्ति के खून या शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है। ये बीमारी तेजी से शरीर को प्रभावित करती है और समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा साबित हो सकती है। अब एक नजर इसके लक्षण और बचाव के तरीकों पर भी डाल लेते हैं। इबोला के लक्षणों में शामिल है तेज बुखार, कमजोरी, थकान, बेचैनी, शरीर और मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, स्किन पर चकत्ते और किडनी और लिवर से जुड़ी दिक्कतें। इसके अलावा कुछ मामलों में शरीर से अकारण खून निकलने जैसे लक्षण महसूस होते हैं। इबोला वायरस से बचने के लिए संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। हाथ को बार बार साबुन से धोएं, मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। संक्रमित जानवरों के संपर्क से बचें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतें और कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि वैश्विक स्तर पर इबोला के संदिग्ध मामले और इससे होने वाली मौतें बढ़ सकती हैं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत में अभी तक इबोला का एक भी मामला सामने नहीं आया है। सरकार ने ये कदम पूरी तरह एहतियात के तौर पर और देश को सुरक्षित रखने के लिए उठाया है। लखनऊ में सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक कर स्टंटबाजी और ओवर स्पीडिंग पर सख्त रुख अपनाया। सरकार ने साफ कहा है कि नियम तोड़ने पर परमिट और लाइसेंस भी रद्द होंगे। साथ ही ब्लैक स्पॉट सुधारने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों और यातायात नियमों की अनदेखी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। बुधवार को सड़क सुरक्षा को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल के दिनों में लखीमपुर खीरी, अमरोहा, आगरा और अलीगढ़ जैसे जिलों में हुए हादसों पर गहरी चिंता जताई। सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए कि सड़कों पर स्टंटबाजी, ओवर स्पीडिंग और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारे लिए प्रत्येक नागरिक का जीवन अमूल्य है और सड़क हादसों को रोकने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। यूपी में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सीएम योगी ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं, आइए जानते हैं। सड़क पर स्टंटबाजी, ओवर स्पीडिंग और शराब पीकर गाड़ी चलाना किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हादसों को रोकने के लिए टॉप टू बॉटम सभी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। शासन स्तर पर हर 15 दिन में इसकी प्रगति की समीक्षा होगी। सड़कों से अवैध स्टैंड तुरंत हटाए जाएं। सड़क किनारे होने वाली बेतरतीब पार्किंग पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। बिना फिटनेस के कोई भी स्कूल वाहन सड़क पर नहीं उतरना चाहिए। बार बार चालान होने वाले वाहनों के परमिट निरस्त किए जाएं। सीएम योगी ने साफ किया है कि सड़क सुरक्षा सिर्फ प्रशासनिक कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसका जमीनी असर भी दिखना चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां सभी 75 जिलों के 487 क्रिटिकल पुलिस थानों पर जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट योजना लागू की गई है। इसके अलावा इस दिशा में काम करते हुए यातायात पुलिस की ओर से बताया गया कि सड़क सुरक्षा कोष के जरिए जिलों को 25 4 पहिया इंटरसेप्टर, 62 2 पहिया इंटरसेप्टर और 82 स्पीड लेजर गन उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पैनी नजर रखी जा सके। अब खबर बंगाल के सबसे चर्चित रेप और मर्डर केस की कार्रवाई से जुड़ी हुई है, जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। साथ ही सीबीआई की 3 सदस्यीय एसआईटी बनाने का निर्देश भी दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के चर्चित आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस ने एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इस सनसनीखेज मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा आदेश जारी करते हुए पीड़िता के परिवार की याचिका पर सुनवाई की
और मामले की जांच के लिए सीबीआई की विशेष जांच टीम गठित कर नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया है। इससे पहले पीड़िता के माता पिता ने सही जांच नहीं करने और केस को दबाने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अनुमति पर उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या निर्देश दिए, आइए जानते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आर्जीकर रेप मर्डर केस को दबाने के आरोपों की जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई की 3 सदस्यीय एसआईटी बनाने का आदेश दिया, जिसकी अगुवाई सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के जॉइंट डायरेक्टर करेंगे। ये टीम सबूतों को नष्ट करने और मामले को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। हाई कोर्ट ने सीबीआई को 9 अगस्त 2024 की रात की पूरी घटनाक्रम की दोबारा जांच करने को कहा है। एसआईटी पीड़िता के भोजन करने से लेकर उनके अंतिम संस्कार तक के घटनाक्रम की जांच करेगी। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को जरूरत पड़ने पर किसी से भी पूछताछ करने की अनुमति दी है। और अब एक नजर पूरे मामले पर भी डालते हैं। पश्चिम बंगाल के आर्जीकर हॉस्पिटल में 8-9 अगस्त 2024 की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी। 20 जनवरी 2025 को सेशंस कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। घटना को लेकर कोलकाता समेत देश भर में प्रदर्शन हुए। बंगाल में 2 महीने से भी ज्यादा समय तक स्वास्थ्य सेवाएं ठप रही थी। आरोप है कि घटना से जुड़े सबूतों को नष्ट किया गया और घटना के तुरंत बाद मामले को दबाने की कोशिश की गई। पीड़ित पक्ष की मांग है कि इस मामले की सही से जांच नहीं हुई है। आपको बता दें कि आर्जीकर रेप मर्डर केस में पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ अब विधायक बन चुकी हैं। वो पश्चिम बंगाल के पानीहाटी से बीजेपी विधायक हैं। गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान वो कोर्ट में मौजूद रहीं। हाईकोर्ट ने 25 जून तक जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। उसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी। अब खबर यूपी के मौसम से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और जानलेवा लू की मार झेल रहा है, जिसने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। आइए यूपी का मौसम का पूरा अपडेट इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। आसमान से बरसती आग और थपेड़े मारती गर्म हवाएं, ये नजारा इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश का है, जहां सूरज के तीखे तेवरों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला इस समय देश के चुरू और जैसलमेर को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे गर्म शहरों के साथ रेस लगा रहा है। हालात ये है कि बांदा में हर दिन सुबह 10 बजते ही सड़कें और बाजार पूरी तरह खाली हो जाते हैं। पारिस्थितिक और पर्यावरणीय बदलावों के कारण बांदा में पारा लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सिर्फ बांदा ही नहीं, वेस्ट यूपी का मेरठ भी लगातार चौथे दिन 44 डिग्री के पार झुलसता रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और शुष्क हवाओं ने यूपी को भट्टी बना दिया है, जिसके चलते 11 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, अगर हम बात करें तो जो क्लाइमेटोलॉजी की बात करें तो जो साउथ का रीजन है, जैसा बुंदेलखंड रीजन है, प्रयागराज डिवीजन, आगरा डिवीजन, वहाँ सामान्य जो क्लाइमेटोलॉजी है वो ओवरऑल लखनऊ के कंपैरेटिव में हायर रहता है। तो सदर्न का पोर्शन हमारा ज़्यादा गर्म होता है। इसी वजह से अगर हम बात करें तो पिछले 4 दिनों से बांदा 48 डिग्री 46 डिग्री के आसपास रहा है, 46 से 48 डिग्री। तो कहीं ना कहीं ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा तापमान है। तो सदर्न का रीजन हमेशा से ही ज़्यादा टेम्परेचर दिया। वहीं लखनऊ की बात करें तो कल लखनऊ में 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने सामान से 2 डिग्री ऊपर की तरफ है और तथा रात का भी तापमान अपने सामान से 3 डिग्री ऊपर की तरफ है। तो इस तरीके से लखनऊ में भी गर्मी का एहसास जारी। बांदा में 27 अप्रैल को तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस था, जो 1951 के बाद से अप्रैल का सबसे गर्म दिन रहा। मंगलवार को 48.2 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को 48.0 डिग्री सेल्सियस और आज 44 डिग्री सेल्सियस तापमान है वहाँ। यूपी के अन्य राज्यों में भी तापमान बेहद गर्म है। प्रयागराज में 46.4 डिग्री सेल्सियस, हमीरपुर में 46.2 डिग्री सेल्सियस, झांसी में 45.9 डिग्री सेल्सियस, उरई में 45.2 डिग्री सेल्सियस, बुलंदशहर में 45.0 डिग्री सेल्सियस और लखनऊ में 43.2 डिग्री सेल्सियस। देश प्रदेश में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।